ओके, सो आज हम देखने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या? ओके, कंडीशनल सेंटेंस स्पेशली एक, आप हिंदी में जैसे बोलते नहीं हो, अगर तू आएगा तो मैं जाऊंगा, ये कंडीशनल है। आप शर्त रखते हो, जैसे एक कंडीशन रखा, शर्त रखना। जब किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है। जब किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है। अगर तू आएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये कंडीशनल है। इसका मतलब क्या? अगर तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, हाँ कि नहीं? अगर बारिश होगी तो मैं खाऊंगा, मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो मैं नहीं खाऊंगा, ये भी कंडीशनल है। समझे क्या बोला? तो कंडीशनल सेंटेंस क्या सीखा कि शर्त पे डिपेंड करता है, किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस प्रकार के वाक्य को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, कंडीशन मतलब शर्त, रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है। कंडीशनल जो रियल अनरियल दोनों। अनरियल क्या? जैसे अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता, या फिर बोल रही है अगर मैं पंछी होती तो मैं आसमान में उड़ती, तो जैसे बोलेगी। ओके, तो ऐसा, अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों का हेल्प करता, ये भी कंडीशन है। तो रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है, कंडीशनल। समझे क्या बोला मैंने? ओके, कंडीशन प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर पास्ट में भी हो सकता है। ओके, प्रेजेंट में अगर होगा तो इफ इट रेन्स आई विल गो, प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में भी हो सकता है, जैसे इफ आई हैड गॉन देयर, इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव सीन हिम, ये पास्ट है। अगर मैं वहां पे गया होता तो मैं उसे देखा होता। ओके, तो ये भी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें सीखा, बताओ? अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखा? एक तो सीखा कि कंडीशनल, कंडीशन, ये जो चीजें सीखा हमने बोल देते हैं यहाँ पे। एक हमने सीखा कंडीशनल, कंडी दिख नहीं रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या? मतलब एक कंडीशन रखा जाएगा, उसकी पूर्ति करेगा। एक कंडीशन, कंडीशन रखा गया, उसी का फुलफिल करेगा, फुलफिल करेगा। तो कंडीशन रखा, उसका फुलफिल करेगा। कंडीशन की पूर्ति होने पे वो पूरा होगा, वो नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। ओके, तो मेरा जाना किस पे निर्भर करता है? बारिश की होने पे, है ना? तो यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, ऐसा रखा गया कि नहीं? तो बारिश की होना, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल। अगर होगी तो मैं जाऊंगा। ओके, ओके, तो ये कंडीशन है। अभी यहाँ पे एक समझना है, कंडीशनल में एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लॉज की बारे में भी समझना पड़ेगा। क्लॉज क्या है? क्लॉज कुछ नहीं है, छोटा वाला सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। देखो, पहले ये क्लियर कर लो कि ये एक टोटल में एक सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक एक क्या है? एक सेंटेंस है। जैसे इफ इट रेन्स आई विल गो, एक सेंटेंस है। इसको हम टोटल में क्या बोलेंगे? सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस बोलेंगे। मतलब एक वाक्य है। ओके, अभी इस वाक्य में ये छोटा एक वाक्य है, ये छोटा एक वाक्य है, मतलब ये भी एक शॉर्ट सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है, ये वाला भी एक छोटा सेंटेंस है ना? ऐसे छोटा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, उसको क्लॉज कहते हैं। जिसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, हमेशा मैं कहता हूं सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड को क्या होना पड़ता है? नाउन नहीं तो प्रोनाउन। और वर्ब, वर्ब तो जानते हो, B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 फॉर्म जिसका है उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब का V5 है, किस भी वर्ब में एस लगा हो वो वर्ब का V5 है। और V5 वाला वर्ब फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। वेरी गुड, इट सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। तो ये एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट यह है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना पड़ता है, नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ता है।
ये वाला वर्ड प्रोनाउन था, ये वाला भी प्रोनाउन था, तो ये प्रोनाउन है यार, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों ही वर्ब है, एक ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो देखना है खाली एक वर्ब है और एक सेंटेंस अगर है, सॉरी सब्जेक्ट अगर है तो वो क्लॉज है। इसको और क्लियर कर देता हूँ और एक पेज में जाके देखो, अगर एक सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो क्लॉज है, एक सब्जेक्ट का और वर्ब है तो क्लॉज है। क्लॉज क्या है? छोटा सेंटेंस, शॉर्ट, ACNTENC, छोटा सेंटेंस जिसके अंदर एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको क्लॉज कहते हैं। क्लॉज का सब्जेक्ट का होना, क्लॉज में सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना जरूरी है, वेरी नेसेसरी। ओके, अभी एक सेंटेंस में 2 क्लॉज भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कितना बड़ा है। इस बड़ा सा बिल्डिंग के अंदर छोटे छोटे रूम नहीं है, एक रूम भी हो सकता है, 2 3 4, छोटे छोटे रूम को भी तो घर बोलते हैं ना, और बड़ा सा बिल्डिंग को भी तो घर बोलते हैं ना, वैसा समझ आया? तो मतलब बड़ा वाला सेंटेंस एक सेंटेंस है, उसके अंदर छोटे छोटे जो क्लॉजेस है वो छोटा छोटा सेंटेंस है, समझे पूरा? तो क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, समझ आया? अगर बोलूं इफ आई वेयर ए किंग, मैं पहले बता रहा हूं पहले कंडीशनल है क्या। इफ आई वेयर ए किंग आई वुड हेल्प द पोर। अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो मेरी ये कंडीशन रखा और उसकी फुलफिल किसने किया? इसने किया। तो ये कंडीशन, इसने कंडीशन रखा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम। मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, देखो बाहर रह गया ये, हाँ ओके, देखो इसने कंडीशन रखा, इसने कंडीशन रखा, इफ आई वेर किंग, ये कंडीशन रखा, कंडीशन ऊपर लिखते हैं, इसने कंडीशन रखा, ये वाला क्या करा, ये क्या किया, इसने कंडीशन रखा, और इस कंडीशन को किसने फुलफिल किया? इसने फुलफिल किया। किसने फुलफिल किया? ये वाला क्लॉज फुलफिल किया, फुलफिल किया। अगर इसने कंडीशन रखा एक वाला साइड, दूसरा साइड फुलफिल किया, तो इसको हम, इस प्रकार के वाक्य को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल। पहले तो पता कर लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे, कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। एक तो क्लियर? हाँ ओके, तो इसने कंडीशन रखा, इसने फुलफिल किया, इस प्रकार के वाक्य हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो, इसको यहाँ पे भी लेकर जा सकते हो, उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अभी कंडीशनल सेंटेंस में ये समझना, ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, हाँ कि नहीं? जैसे मैंने बोला ये एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। क्यों? क्लॉज मतलब क्या है? शॉर्ट सेंटेंस, इसका ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये वर्ब इतना, तो ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। इस क्लॉज में एक कंडीशनल वर्ड है इफ। इस क्लॉज का, पहला क्लॉज का कंडीशन किसने रखा? पहला क्लॉज ने कंडीशन रखा, उसी कंडीशन रखा कैसे? उसी का कंडीशनल वर्ड ने रखा ना, उसी इसी वर्ड को क्या बोलेंगे? कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड, ये कंडीशनल वर्ड है, उसी कंडीशनल वर्ड ने कंडीशन रखा, है ना? ये किस तरह की कंडीशनल वर्ड है? ये सबऑर्डिनेट, याद रखना, इफ एक सबऑर्डिनेट कंडीशनल वर्ड है। ओके, तो ये किस तरह की, इस किस तरह की कंडीशनल वर्ड है? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट है वर्ड है, इसीलिए ये टोटल कंडीशनल को, ये टोटल क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला है। क्या बोला है? सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल वर्ड सबऑर्डिनेट है। अब सबऑर्डिनेट क्या है? अरे एक कंजंक्शन नाम की एक टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है।
अब बोलोगे सर इसके साथ आपने कंजंक्शन टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा इसको इसके साथ जोड़ भी रहा है, कंडीशन भी रख रहा है। इसको इसके साथ जोड़ा किसने? दो क्लॉज को जोड़ा किसने? इफ ने। इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड है। समझ आ रहा है कुछ? ओके, तो ये कंडीशनल किस तरह की कंडीशनल वर्ड है? सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल वर्ड है, तो इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला और इसको हमने मेन क्लॉज बोला। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये मेन क्लॉज। पहले इतना समझा, जितना रिपीट करोगे अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़ेगा। दोबारा रिपीट करते हैं इसको, देखो दोबारा करते हैं। अगर मैं और एक सेंटेंस लेता हूँ, इफ इट रेन्स, वही सेंटेंस लेता हूँ, इफ इट रेन्स आई विल गो। बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। हमें अब तक पता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसने कंडीशन रखा, इसने फुलफिल किया। बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, इसको उल्टा करो, बारिश नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा प्रकार अगर इस तरह के वाक्य है तो वो सेंटेंस कंडीशनल है। पता लगा? अब तक कंडीशनल पता लगा। तो अगर कंडीशनल है तो हमें इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर है ऑलरेडी, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। इसके अंदर दो क्लॉजेस है, अभी हम करते हैं क्लॉजेस की स्टडी। देखो ये वाला वर्ड जो है वो सबऑर्डिनेटिंग, ये वाला एक क्लॉज है, ये क्लॉज है कि नहीं है? इस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला है। नेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोला है और इसको मेन क्लॉज बोला है। ओके, समझो? अभी मेन क्लॉज क्यों बोला है? क्योंकि इस वाला पार्ट को आप बाहर निकाल के दोगे तो भी ये 100% मीनिंग देगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना? ये 100% मीनिंग देगा, 100% मीनिंग देगा। जो 100% मीनिंग देता है उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। समझ रहे हैं? धीरे धीरे 100% मीनिंग देता है तो मेन क्लॉज बोलते हैं। तो अगर 100% मीनिंग देता है तो मेन क्लॉज है। और इस मेन क्लॉज का भी ग्रामर में एक प्रॉब्लम है यार, एक नाम ना, एक चीज का अलग 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 नाम होता है। जैसे एक लड़का है, उसका नाम मान लो राज है, उसका दूसरा नाम है रवि है, तीसरा नाम है राहुल है। जैसे यहाँ पे एक डेमो कर लेते हैं, किसका है? दो तीन नाम है। तेरा नाम क्या है? एक है सम्या, परी, एंजल, सात्विका। गॉड, और मत बोलिए, तीनों नाम तुम्हारा है? पक्का? सच में? पहली बार सुना एक लड़की का 4 नाम है। सच्ची बोल रही है तू? ओके ठीक है ठीक है, इसका 4 नाम है, एंजल है, परी है, और क्या? सात्विका और हमारा। इसका पूछ रहा हूँ, एंजल, अनन्या। ओके, तो इधर आ जा। इसका नाम है, देखो इधर देखो, इसका नाम है, क्या क्या नाम है बताओ, यहीं पे खड़ी हो जा। इसका नाम है, क्या क्या नाम बताओ, इधर घूम के बताओ। परी, एंजल, सात्विका, अनन्या, आन्या। इसका 5 नेम्स है। समझ आ रहा है? सौम्या भी है। 5-6 नाम है। ओके, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? ओके, बिल्कुल इसका भी वैसा नाम है तुम्हारा। अभी अभी पूछते हैं, डेमो कर लेते प्रैक्टिकली। ओके बेटा इधर आ, देख तेरा 5 नाम है। अभी 5 नाम किसने रखा? एक ही पर्सन ने रखा, अलग अलग पर्सन रखा? अभी बता, दादाजी ने क्या रखा? दादाजी ने परी। पापा ने क्या रखा? सात्विका। मम्मी? अनन्या। देखो, दादाजी ने परी, मम्मी ने सात्विका, पापा ने सात्विका और मम्मी ने अनन्या। देख पा रहे हो? एग्जैक्टली ऐसा। इधर जाओ, वेरी गुड, थैंक यू। इधर देखो, मेरा काम आसान हो गया। इसका अलग अलग बुक में इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया होता है, सेम। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अलग अलग नाम दिया होता है। देखो, इसका एक तो मेन क्लॉज नाम दिया, सिंपली इसी मेन क्लॉज का और एक नाम दिया प्रिंसिपल क्लॉज, वही सेम चीज। अभी मैं अनन्या बोलूं, सात्विका, शम्या, जो भी बोलूं, 5 नाम है तेरा, कुछ भी बोलूं, तुम ही हो, मतलब पर्सन तो एक ही हो ना। ऐसा इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। इसका तीसरा नाम भी है। मान ली इसका मम्मी ने रखा मेन क्लॉज, पापा ने रखा प्रिंसिपल क्लॉज, और दादाजी ने रखा इंडिपेंडेंट क्लॉज।
देखो तीन नाम है इसका, तीनों एक है। मेन क्लॉज जो है, प्रिंसिपल क्लॉज भी वही है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी वही है। तो अभी अगर इसका नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, इसका भाई है वो। तो एक ऐसा नहीं होता, एक कभी ऐसा देखा होगा कि दो भाई एक है, एक का नाम है संबित, हमारे ट्यूशन में क्या आता था, आते थे दोनों, एक संबित और एक संचित, ऐसा होता है ना, समझ पा रहे हो? तो इसका इसका भाई है, इसका भाई का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका नाम क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, अभी समझे हो? दोनों एक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो ही हमारा डिपेंडेंट क्लॉज भी वही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसका तो दादाजी ने, मम्मी ने, पापा ने अलग अलग नाम रखा है, पर यहाँ पे ना रीजन है, यहाँ पे कारण है। अब बोलोगे सर इसका नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये कंजंक्शन जो इफ था वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, इसीलिए उसका नाम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ। इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है, वो मीनिंग देने के लिए निर्भर करता है। देखो हम दूसरा पेज में देखते हैं, क्या हो गया, बता रहा हूं एक एक करके। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, देखो, क्यों सबऑर्डिनेटिंग का मतलब है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को लेके हुआ है। ये कंजंक्शन किस प्रकार का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी ऐसे ही स्टेप स्टेप आगे बढ़ना, कंजंक्शन टॉपिक। अब बोलोगे सर ऐसा पूछना चाहिए, जब तक पूछोगे नहीं ना तब तक होगा नहीं। कंजंक्शन मतलब क्या है? ज्वाइन करना, जोड़ना। तो कौन किसको जोड़ रहा है? इपिट्रेंस, इपिट्रेंस, आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। अरे इसको देखो बारीकी से देखना, हेलो, हाँ, बिजी, क्लास में हो, अब बिजी हूँ थोड़ा क्लास, ओके ओके ओके। तो इधर देखो, ये इसका क्या हुआ? इपिट्रेंस आई विल गो हुआ ना, तो अभी इसका इपिट्रेंस आई विल गो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लॉज है ना, देखो बारीकी से देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये ये क्लॉज है, इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ जोड़ा है, ओके, इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ जोड़ा है, ओके। अभी इसको इसके साथ किसने जोड़ा? जोड़ने वाला काम कंजंक्शन करता है, ज्वाइन। अभी कंजंक्शन में तीन तरह की कंजंक्शन है, देखो ये जो कंजंक्शन है ज्वाइन है ना, वो तीन तरह की है। एक है कोऑर्डिनेटिंग, एक है सबऑर्डिनेटिंग, एक है कोरिलेटिव। इसलिए मुझे ना एक प्रॉब्लम होता है पढ़ाते वक्त कि बच्चे वेरी सिलेबस, पेरेंट्स भी बहुत ही सिलेबस ओरिएंटेड होते हैं कि सर जो मेरा सिलेबस में, मेरे बेटे का सिलेबस में ये नहीं है, और वही बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ग्रामर में ना, एज इंग्लिश इज कंसर्न, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स, बट इंग्लिश इज कंसर्न, ग्रामर इज ग्रामर एंड एवरी ग्रामर इज कनेक्टेड। अब ये नहीं बोल सकते हो मुझे सर बॉब पढ़ना है और मुझे मॉडल नहीं पढ़ना, मुझे प्राइमरी पढ़ना है सेकेंडरी नहीं पढ़ना। अब ये नहीं बोल सकते हो सर मुझे बॉब नहीं पढ़ना, मुझे टेंस पढ़ना है, पढ़ नहीं पाओगे। बॉब फॉर्म को टेंस बोला है, सेकेंडरी भी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी भी हेल्पिंग वर्ब है। अब कंजंक्शन टॉपिक भी इसके अंदर आ रहा है, कंजंक्शन का नॉलेज नहीं होगा तो आपको कंडीशनल नहीं होगा, कंडीशनल नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा, टेंस नहीं होगा तो वर्ब नहीं होगा, एवरीथिंग। वर्ब नहीं होगा तो पैसिव एक्टिव और इनडायरेक्ट भी नहीं होगा। ये समझा नहीं सकता हूं मैं, ओके, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जैसे आपने सुना होगा फ्लाइट के बारे में सुना, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का मान लो कोई यूएस से एक एरोप्लेन आया, मान लो सैन फ्रांसिस्को से एक एरोप्लेन आया, आया कहाँ पे? मुंबई पे। तो मुंबई पे आने के बाद वो ही एरोप्लेन मान लो वहां पे बैंगलोर पे जाएगा, ओके। तो वो जब भी मुंबई पे आया ना, वो अभी रुका हुआ है, रनवे पे है, फिर भी इसकी सारी चीजें टेस्ट होती है। क्यों? अरे बाहर से अच्छा दिख रहा है, अच्छा ही तो होगा ना, सारा चीज टेस्ट करने की क्या जरूरत है, करते हैं। अभी भी उड़ के आया, अच्छा ही तो होगा ना, जैसे हम स्कूटी चला के अभी आया, अच्छा ही तो होगा ना, टेस्ट करके क्या चलाते हैं स्कूटी, फिर से नहीं करते ना, ऐसे रखा और फिर से आके चाबी लगाया और चला। पर एयरपोर्ट, एयरप्लेन में ऐसा नहीं होता, फ्लाइट में ऐसा नहीं होता। अच्छा दिख रहा है बाहर से मतलब अच्छा नहीं होगा ऐसा जरूर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा
अच्छा दिख रहा है जरूरी नहीं है ना सारा पार्ट्स उसका ठीक से काम करता हो। जब वो उड़ान भरेगा, मान लो किसी भी है, किसी भी खिड़की का भी, विंडो का भी एक पार्ट्स भी मान लो लूज है और उसको देखा नहीं, और वो विंडो खिड़की ओपन हो जाता है, खुल जाता है आसमान में, मान लो 4000 फीट ऊपर ओपन हो जाता है, वहां पे टेम्परेचर होगा -32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हालत क्या होगी लोगों का, मरेंगे ना। 32 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस में है तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं। कुछ भी, आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द टेम्परेचर, डोंट गो फॉर दैट कि सर आपने इतना फिट में बोला इतना टेम्परेचर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे ये नहीं बता रहा हूँ कि एक्यूरेट क्या है, वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, या आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वो फ्लाइट जो सैन फ्रांसिस्को से आया था मुंबई, उसकी पूरी तरह से जांच होती है। क्यों क्यों समझा मैंने बोला, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है तो अच्छा होगा ऐसा जरूर नहीं है। ओके, उसका सारा टेस्ट होता है, समझो, क्योंकि उसका टेस्ट, एक भी पार्ट्स खराब है मतलब वो पूरी फ्लाइट को भी बर्बाद कर सकता है, सब मर सकते हैं। ग्रामर बिल्कुल ऐसा है कि आपको एक चीज की नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहां तक बोला, इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं, ठीक है, इसके बाद में दोबारा कंटिन्यू करूंगा। ओके।